प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम अंतिम महाद्वीप जो हमारे लेक्चर का बचा हुआ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। ठीक है, आओ ज़रा इसे मैप से समझे। ध्यान दो जरा, मैं क्या लिख रहा है जरा देखना। ध्यान दो, मैप पे मैंने कुछ कंट्री बनाई, उन्हें देखो आप। वीडियो से आउट तो नहीं हो रही? ये पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बनाया। ठीक है, ये आपका है पनामा स्थल संधि, जिससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों की फिर हम अलग अलग बात करते चले जाएंगे। ठीक, फिर समझो और यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल समझो। ये आपका आ गया पनामा, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना स्थल संधि है। इससे पहले आपने जल संधियाँ पढ़ी। स्थल संधि का मतलब है जो दो स्थलों को जोड़ रही हो। जल संधि दो स्थलों को और दो जलों को अलग कर रही थी। अगर आप मैप समझते हैं तो इस तरफ कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है। ध्यान रखना, अगर दोनों का मैप बनाऊं मैं और दोनों के मैप को बना के आपको समझाऊं इस बात को, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, इस तरफ अफ्रीका हो गया, तो यहाँ आपका अटलांटिक महासागर, और यहाँ यही बात मैं समझाना चाह रहा। बस एक्सेप्टेड सवाल आपसे क्या बनता है वो देखिए आप। पहला एक्सेप्टेड सवाल यहाँ से ये बनेगा कि ये जो पनामा जल संधि है, ये स्थल संधि है, जल संधि नहीं, इसके इस तरफ है
अटलांटिक, महासागर, और इस तरफ है प्रशांत महासागर। ठीक है, और यहाँ एक देश है कोलंबिया। तो कोलंबिया ऐसा देश है, एक्सेप्टेड सवाल देखिए, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को छू रहा। आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा विश्व का कौन सा देश है जो दो महासागरों को छू रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इससे नीचे इक्वाडोर है, इक्वाडोर के नीचे पेरू, और पेरू से लगा हुआ बोलीविया, बोलीविया से लगा हुआ है पराग्वे, लगा हुआ नहीं है, इन दोनों के बीच में अर्जेंटीना का पार्ट आ रहा, और यहाँ फिर उरुग्वे और पराग्वे के बीच में फिर अर्जेंटीना का पार्ट आ रहा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इधर वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, और जो बीच में एक खाली जगह बच गई ये ब्राज़ील है। ठीक है, इस हिस्से में ऊपर की तरफ कल मैंने आपको 4 छोटे छोटे द्वीप क्षेत्र बताए थे, और वो सारे बताए थे मगर वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते हैं मिलकर। 4 के मैंने, जो उनमें बड़े हैं 4, उनके मैंने नाम लिखे थे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किस हिस्से में क्या है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ एक द्वीप है, ये एक टापू द्वीप है, लैंड से जुड़ रहा, ये भी एक द्वीप है, इसे यहाँ ना बना के से यहाँ बनाया जाएगा। तो ये आउटर हमने बात कर ली, अब अंदर की ओर आते हैं, अलग अलग हिस्से बात करते हैं। ठीक है, कोलंबिया हो गया। कोलंबिया मैंने आपको बताया, एक्सेप्टेड सवाल जो कोलंबिया से बनेगा वो बनेगा कि ये 2 महाद्वीप को छू रहा। ठीक है, तो कोलंबिया से शुरू होकर यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला जा रही, जो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इन कंट्री को मिटा दूँ, जो कंट्री मैंने लिखी है मिटा दूँ, मैंने कंट्री दिए मिटा, और अब मैं पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा। फिर बिहाफ ऑफ कंट्री अलग अलग बात कर लूँगा, कौन सा कंट्री क्या कर रहा। बस इतने से मेरा काम हो जाएगा, अगर इतना मिटा दूँगा। यहाँ से शुरू होगी, ये चलेगी और ये चलेगी इन दोनों देशों की सीमा पर, और सीमा पर चलेगी तो यहाँ तक आएगी, और इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, लंबाई है 7200 किलोमीटर, पूरे विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एंडीज कैसा पर्वत है? एंडीज एक मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत, आप लिख सकते हैं मोड़दार नवीन पर्वत। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी, मोड़दार नवीन पर्वत कब बनेगा? वेरी गुड, जब 2 प्लेट टकराएगी। ये कौन सी प्लेट है? ये प्लेट है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन प्लेट के साथ एक दूसरी प्लेट आकर टकराई तो लेयर्स में मोड़ पड़ गए, और परतों में मोड़ पड़ने से ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नवीन है लेकिन सबसे नवीन नहीं है। सबसे नवीन पर्वत संसार का कौन सा है? बिल्कुल ठीक, इसी पर्वत पे संसार की इसकी ऊंची चोटी आप कह सकते हैं। हाँ, इसका पूरा नाम है माउंट एकांका गोवा 7021। ठीक है, पूरी दुनिया में ऊंचाई में इसका दूसरा नंबर पड़ता है। ठीक है, पड़ती कहाँ है? यहाँ पड़ती है। ठीक है, याद रहेगा। अगर एग्जैक्टली देश पूछ लिया तो अर्जेंटीना है, वैसे वो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, लेकिन अगर देश पूछ लिया तो अर्जेंटीना पड़ेगी। ठीक है, इस पर्वत पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। जितने भी मोड़दार पर्वत बनेंगे
उन मोड़दार पर्वत पर क्या बनेगा? ज्वालामुखी बनेगा सब पे। तो यहाँ भी ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो यहाँ भी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपके पास है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी है सबसे ऊंचा? जरा बताएंगे आप मुझे, मेरे अभी याद नहीं आ रहा। सबसे ऊंचा थोड़ी देर में आ जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब यहाँ आते हैं। इस पर्वत का अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर एक हिस्सा इस तरह से बना हुआ है, ध्यान दो जरा, ठीक है? एग्जैक्टली वो यहाँ ना बन के ये बना हुआ है। यहाँ देखो, ये पर्वत थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा हिस्सा इसका बोलीविया में आ रहा, ठीक है? और बोलीविया में ऐसा बन गया, और यहाँ निर्माण हुआ एक पठार का बोलीविया में, ठीक है? और इसे कहा गया बोलीविया का पठार। ठीक है? तो एक हिस्सा तो ये वाला हो गया, जो ऊंचा हिस्सा हो गया इसका, बता दिया मैंने। सबसे लंबा पर्वत, उसकी सबसे ऊंची चोटी, और क्या बता दिया, इसी में पठार और इसी पे एक ज्वालामुखी। ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं आता तक? वेरी गुड। अब मैंने बताया कि ये पठार बोलीविया का कुछ हिस्सा इस पठार में आ रहा है, तो इसलिए बोलीविया का पठार कहा जा। ठीक? वर्षा, अत्यधिक वर्षा क्षेत्र है। अब बात करते हैं इस हिस्से की। ये कौन सा देश है यहाँ जहाँ मैं घुमा रहा? वेरी गुड। इसको बोलते हैं ब्राज़ील हाईलैंड। ये ब्राज़ील की उच्च भूमि है। ठीक है? समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक? ये वो क्षेत्र है जो देखना, ये ध्यान रखना, इस महाद्वीप का पूरा क्षेत्र उष्ण जलवायु वाला है। ध्यान रखेंगे, उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। कारण है ये महाद्वीप जो है भूमध्य रेखा और मकर रेखा के जोन के बीच में आ रहा। ठीक है? तो ब्राज़ील जब मैं पहुंचा तो मैंने बताया कि उच्च भूमि आई। ब्राज़ील से जुड़ा हुआ एक सवाल, ऐसा कौन सा देश है जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ब्राज़ील ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है? मैप पर ध्यान दो। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, यहां से होकर गुजरेगी। बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो? जहां से होकर गुजर रही 0 डिग्री अक्षांश पर, यह देश, यहां स्थान है मकापा। एक्सेप्टेड सवाल है, पूछा जाएगा। ठीक है? मकापा क्यों पूछा जाएगा, कारण है उसका, उसे मैं बाद में जोड़ दूंगा। एक सवाल है कि जो जिस देश से, अब मैं बात कर रहा था कि ब्राज़ील की हाईलैंड का क्या काम है। तो ये हाईलैंड जो है उष्ण क्षेत्र होने के कारण यहाँ विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं आता? ठीक है। ब्राज़ील के जो सघन वन हैं इसी क्षेत्र के, वे विश्व में सबसे अधिक प्रजातियां सांपों की पाए जाने वाले वन है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, सबसे अधिक जो वैरायटी है सांप की प्रजातियां है वो सबसे अधिक ब्राज़ील के वन में पाई जा। ठीक है? फैक्ट है, इस क्षेत्र में 2 प्रकार की भूमियां होंगी। ये मैंने क्या बोला था, ये क्या है? ये है बोलीविया। ये क्या है? कंट्री बोला जान। देखिए ये मैंने क्या बोला था? कोलंबिया। इसके नीचे इक्वाडोर, इसके नीचे पेरू, चिली है, और ये बोलीविया। तो ये बोलीविया का ये वाला क्षेत्र, ये उरुग्वे का क्षेत्र, हल्का सा अर्जेंटीना, और ये ब्राज़ील। ठीक है? इस क्षेत्र की भूमि है दलदली भूमि है। ठीक है? दलदली भूमि होने के कारण इस क्षेत्र में, इस दलदली भूमि में
विशेष प्रकार की 2 लकड़ियाँ पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये विशेष लकड़ी का क्षेत्र है। फैक्ट, खोज, विशेषता समझिए। एक लकड़ी तो है सेल्वास, वालसा लिखिए, वालसा। ये विश्व की सर्वाधिक हल्की लकड़ी है। वालसा विश्व की सर्वाधिक हल्की लकड़ी है इसका। हाँ ठीक। और एक लकड़ी है क्यूब्रिको। ये 2 लकड़ियां हैं, एक क्यूब्रिको और एक वालसा। वालसा है विश्व में सर्वाधिक हल्की लकड़ी और ये सबसे मजबूत लकड़ी है, मजबूत और कठोर। ठीक है, इसको ब्रोकन एक्स बोलते हैं। ब्रोकन एक्स वुड मतलब कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी। ठीक है, और ये आपकी है हल्की लकड़ी है। ब्राज़ील के इस क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया, अर्जेंटीना कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट है पराग्वे का, कुछ पार्ट ब्राज़ील का है। ठीक है, और कुछ पार्ट बोलीविया का है। ये सारे मिलकर दलदली भूमि का निर्माण कर रहे हैं और इस दलदली भूमि में 2 प्रकार की लकड़ी मिलेगी आपकी, वालसा। इस वालसा को वालशाल भी बोलते हैं। अगर कल कोई किताब में वालशाल पढ़ के आ जाए तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरी मैंने बताई क्यूब्रिको, ये हार्ड लकड़ी है। ठीक हो गया, ये क्षेत्र मैंने बता दिया किस लिए जाना जा। एक ये ऊंचा क्षेत्र है और एक ये ऊंचा क्षेत्र है। 2 ही क्षेत्र है जो ऊंचे हैं यहाँ। ठीक हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने 2 पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर ली। ठीक, अब यहाँ की एक फेमस नदी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ सी होगी, बीच में से मिटा दूँ मैप पे ताकि मैं काम कर सकूँ। ब्राज़ील उच्च भूमि क्षेत्र को मैं मिटा देता हूँ मैप को तुम्हारी समझ पर बढ़ाए रखने के लिए। ठीक है, एक नदी है, अरे यार नहीं, टीटीकाका तो झील है सर, टीटीकाका नदी नहीं है। वो कहाँ है बता दूंगा। ठीक है, बात में फिलहाल करा नदी, संसार की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगी, कहाँ से, ये कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत से निकल रही, और जहाँ गिरेगी ये कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर में गिरेगी। उसका मुहाना कहाँ है, मकापा में है। और मकापा कितने डिग्री अक्षांश पर है, 0 डिग्री अक्षांश पे अभी बना कर दिखाया था, 0 डिग्री अक्षांश। इसलिए मकापा को जाना जाता है कि यहाँ संसार की सबसे बड़ी नदी, माने कौन सी, अमेजन नदी गिर रही है। ठीक है, जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही है उस क्षेत्र में सघन वनों का निर्माण कर रही है। ठीक है, और ये सघन वन इस फील्ड का फिल्टर काम करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का और संपूर्ण विश्व का फिल्टर माना जाता है। जो अमेजन नदी बेसिन है, वो अमेजन नदी बेसिन एक सघन वन का निर्माण करता है और वो सघन वन अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और वो ऑक्सीजन अत्यधिक कार्बन को अवशोषित करती है, CO2 को, और CO2 करने के कारण इसे फिल्टर माना जाता है, इस महाद्वीप का या पूरे एशिया का फिल्टर इस वन क्षेत्र को। ठीक है, अमेजन नदी बेसिन को। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी। आपने पढ़ा सबसे लंबी नदी, फिर ये सबसे बड़ी नदी किस तरह से है, मैंने डिफाइन करा था आपको कि क्या विशेषता है इसकी। वेरी गुड, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। कितनी है एक्सेप्टेड नहीं, लंबाई पूछ सकता है, 6280 किलोमीटर लंबाई है। जब ये चौड़ी ज़्यादा है तो ये अपने साथ ज़्यादा वाटर फ्लो लेके चलती है, पानी ज़्यादा लेके चलती है। इस कारण से संसार की सबसे बड़ी नदी बोलते हैं। जो नील नदी है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसकी लेंथ ज़्यादा है और ये सबसे बड़ी नदी है। लंबी और बड़ी का अंतर समझ गए क्या? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये देश हो गया वेनेजुला, यहाँ संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। वेरी गुड, जलप्रपात को बोलते हैं झरना, इसलिए एंजेला जलप्रपात है। ठीक है, कितनी चीज़ें यहाँ से, ये देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितनी चीज़ें आ रही,
ध्यान देखिएगा, आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है जो लगभग सभी कंट्री को छूता है। ये बीच में कौन है? तो एक्सेप्टेड सवाल आएगा ब्राजील। एक एक्सेप्टेड सवाल आपसे बनेगा, एक चीज होती है लैंडलॉक कंट्री, इसका मतलब होता है स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश पहले पढ़ा चुका हूं, इसका क्या मतलब होता है? वेरी गुड। जिन कंट्री की कोई भी समुद्री सीमा ना हो, जिन कंट्री का कोई भी क्षेत्र समुद्र को ना छू रहा हो, ठीक है, समझ रहे? तो यहाँ दो ऐसे देश हैं जो समुद्र को नहीं छू रहे, देख के बताओ। ये तो होगा बोलीविया, और दूसरा ये रहा नाम, ये है इसका नाम सर, ये है इसका नाम, और ये इसका नाम है बोलीविया। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से दो कंट्री है लैंडलॉक कंट्री, तो एक तो है बोलीविया और एक है पराग्वे। ठीक है, यहाँ 4 प्रकार के ब्राजील में वन और घास के मैदान उगते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा है अर्जेंटीना का, यहाँ फेमस घास का मैदान उगता है पंपास। एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है पंपास घास के मैदान कहाँ होते हैं? अर्जेंटीना में होते हैं। जब अर्जेंटीना में घास के मैदान ज़्यादा है तो यहाँ पशुपालन सरल और अच्छा है। यहाँ गेहूँ की खेती भी बड़ी मात्रा में करी जाती है, यहाँ दोनों जगह, ब्राज़ील में भी, ब्राज़ील का जो मैंने हाई एरिया बोला उसमें भी, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में वहाँ उसके एटमॉस्फेयर कॉफ़ी के अकॉर्डिंग अच्छा है, तो वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, हाँ, ब्राज़ील में गन्ना सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते। ब्राज़ील शुगर है, अगर आप ब्राज़ील शुगर के भी यहाँ पर आप गन्ना उत्पादन की बात कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग से निकाल दो बात। ब्राज़ील शुगर जो है मोस्टली वो चुकंदर से बनती है, ठीक है, उसके पीछे कुछ और छोरी है। अब ब्राज़ील शुगर के आधार पर मत जाओ, ठीक है, मुद्दे पर आ जाओ। हम मुद्दे पर थे, स्लिप हो रहे थे अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना मैंने बताया कि घास के मैदान है, ज़्यादा है। जब घास के मैदान है तो यहाँ पशुपालन ज़्यादा है, और पशुपालन ज़्यादा है तो पूरी दुनिया में मीट का, किसका, मांस का प्रथम उत्पादक है, चीन से भी ऊपर। चीन बहुत सारे खाद्यान्न नंबर 1 उगा रहा, लेकिन मीट उत्पादन में अर्जेंटीना पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री माना जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस महाद्वीप का ये आपका पड़ गया, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में ये आपका चिली, एकमात्र रेगिस्तान, आटा गामा मरुस्थल। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको फिगर में दिखाया। ये क्या था, ये क्या है, और ये तो पेरू में और चिली में, थोड़ा सा हिस्सा पेरू में है। आप इसे मान सकते हैं कि 1/3 से भी कम हिस्सा इसका पेरू में है और ज़्यादा हिस्सा इसका चिली में। आटा गामा मरुस्थल है। मैंने आपको छोरी पढ़ाई, मैंने बताया कि मोस्टली मरुस्थल आप देखेंगे पूरी दुनिया में आप पाएंगे, वेस्ट में हैं सारे के सारे। ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, देखो वेस्ट जोन में है। अब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, दिखाया था कि वेस्ट जोन में है, पश्चिम जोन में है। हवाओं का प्रभाव इस क्षेत्र में क्या प्रभाव है, क्यों बनाए, कौन सी हवाएं हैं जो मरुस्थल का निर्माण करती है, गर्म या ठंडी? गर्म हवाएं मरुस्थल का निर्माण करती है। महाराज आप कुछ नहीं सीखे। गर्म हवाएं चलेगी तो अपने साथ वाटर वेपर लेकर जाएगी, और वाटर वेपर लेकर जाएगी तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो बारिश होगी। तो वहाँ तो मरुस्थल बन नहीं सकता जहाँ बारिश हो रही हो। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ डेजर्ट बनेगा। तो यहाँ इस तरफ से ठंडी समुद्री हवाएं चलेगी इस क्षेत्र पे, जिस कारण से आटा गामा मरुस्थल का निर्माण होता है। बात समझिए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। अगर बात करें इस क्षेत्र की, ये क्षेत्र वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, अत्यधिक वर्षा होती है।
और वर्षा होने से यहाँ एक बड़ी प्रक्रिया होती है क्या, ताप, दाब और मिट्टी के अपरदन की, जिस कारण से एक प्रकार की मिट्टी का दूसरे प्रकार की मिट्टी में बदलाव हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? 3 प्रकार की चट्टानें मैंने आपको पढ़ाई नहीं, चट्टानें 3 प्रकार की बनाई, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण। तो ये जो प्रक्रिया हुई यहाँ रूपांतरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। फैक्टर को समझ में आ गया? मैं सारे को अलग अलग डिफाइन कर रहा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये कंट्री क्या पैदा कर रहा, आपको समझ में आ गया? यहाँ रेगिस्तान हो गया, यहाँ मैंने बताया कि इस क्षेत्र में क्या है, दलदली भूमि, ठीक है। और यहाँ एक विशेष घास, देखिए ये पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना टच कर रहा है और ब्राज़ील, ये विशेष घास का मैदान है। ठीक है। और क्या है, यहाँ कॉफ़ी सप्लाई का ब्राज़ील का सेंटर है, ठीक है, कॉफ़ी केंद्र। और यहाँ से यहाँ इस हिस्से पर यहाँ से वर्ल्ड सप्लाई होती है बाई शिपिंग, समुद्री जहाज़ों से पूरी दुनिया में कॉफ़ी की। और इसके बीच में उत्पादन के लिए एक ट्रेन चलाएगी जिसे कॉफ़ी ट्रेन कहा जा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बता दो, ठीक है। ले भाई, वेरी गुड। नहीं ठीक है, सही है, हो सके मैं ये देखना चाह रहा हूँ किसका दाना किसका नहीं। ठीक है। एक सवाल है लापाजा, ठीक है, एक जगह है लापाजा, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, एक्सेप्टेड सवाल बने लापाजा, ठीक है। तो ये जगह है बोलीविया, और बोलीविया की राजधानी है लापाजा। विश्व में सबसे ऊंची राजधानी है लापाजा, ठीक है। टिटिकाका झील कहाँ है? यहाँ मैंने बोलीविया में मैंने को बनाया था, क्या बनाया था? बोलीविया का पठार, ठीक है। यहीं किसी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि टिटिकाका झील, तो यहीं टिटिकाका झील पड़ती है, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल इसकी बना दूँ भाई, टिटिकाका झील, फिर निधर उड़ा कर लगाई, ये बनेगी टिटिकाका झील, ठीक है, बढ़ा देते हैं उसे भी। मैं बात कर रहा टिटिकाका झील की। एक्सेप्टेड सवाल आप नोट करिए, टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है। ऐसी झील सबसे ऊंची जहां बोट वो होती है, क्या बोलते हैं, बोटिंग, ठीक है, बोटिंग होने वाली झील है। और जो मैंने बताया दलदली भूमि, इसका एक नाम है ग्रांड चाको। आप याद रखेंगे कि दलदली भूमि का नाम क्या है, ग्रांड चाको है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया क्या, एक मैंने बताया जलप्रपात, बता दिया आपको कहाँ, एंजिला। अब ये सवाल होगा कि ये किस नदी पर है? ये एंजिला जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये कैरो नदी पर है। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, ये कैरो नदी पर है। हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया था कि जो ये आपका एंजिला जलप्रपात है ये किस नदी पर है? ये कैरो नदी पर है, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई पूछना चाहे तो 979 मीटर है। अगर ये भी आप जानना चाहे इसकी ऊंचाई कितनी है तो 979, ज़्यादा भीड़ भड़का तो नहीं हुआ बोर्ड पे? बाद में घर जाके कोई ये ऊंचाई फ्रेंच गुयाना की लिख ले, घर जाके कोई ये सोचे कि ऊंचाई किसकी है, कि फ्रेंच गुयाना की ऊंचाई होगी, ठीक है। उसके अलावा आपसे मैंने बताया एक ऐसा देश है जिससे होकर 2 रेखाएं गुजर रही, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कौन सा देश बताया मैंने आपको? ब्राज़ील, ठीक है, वेरी गुड। हैं? हाँ, ध्यान रखना, आपने गलत बता दिया। आपने कहा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये लोग है बॉक्साइट के उत्पादक। जो बन रही ना बॉक्साइट, वो यहाँ बन रही। मैंने कहा था परिवर्तन हो रहा क्या, रूपांतरित हो गई, और यहाँ रूपांतरित हो गया, बॉक्साइट का निर्माण हो रहा। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार इसके और इसके पास है। फ्रेंच गुयाना से पहले मान लो आप, तो 3 तो इसमें है ही, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम।
इन तीनों के पास बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है सर जी, ठीक है। यहाँ पूरी दुनिया में तो फिर भी किसी और के पास है, इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इन तीनों के पास बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक। और बढ़िया चीज़ मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा बनाया, इसका नाम है मकापा। मकापा तो दिखाई दिया आपको। ये जो क्षेत्र है, ये जो टापू है, ये ब्राज़ील के अधिकार में है। आपको बाई मैप ही अर्जेंटीना का नज़दीक लग रहा होगा, लेकिन ये ब्राज़ील के आसपास है, ठीक है। ये विशेष सांपों के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये पूरा समुद्री क्षेत्र विशेष सांपों के लिए जाना जाता है। फैक्ट, कौन से सांप? जो हवा में उड़ने वाले सांप है उनके लिए जाना जाता है। और विशेषता है इस द्वीप की, इस द्वीप की विशेषता ये है कि इस द्वीप पर 1 मीटर क्षेत्र में लगभग 10 से 20 सांप पाए जा सकते हैं। इस द्वीप पर मोमेंट बंद है, इस द्वीप पर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, ठीक है। इस द्वीप का नाम है इला हाडी ग्रांडे। बैठो भाई, वीडियो फिलहाल मिलता हूँ। इसका नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तो इला हाडी ग्रांडे। प्रतिबंध है, इस पर कोई जा नहीं सकता इस द्वीप पर, ठीक है। यही एक छोटा द्वीप ये मैंने बनाया था, फॉकलैंड। आप कहीं पढ़ेंगे फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। इस तरफ से चलेगी ठंडी जलधाराएं समुद्र में, और इस तरफ से आएगी गर्म जलधाराएं, और यहाँ दोनों जलधाराएं टकराएगी। जब जहाँ जो जलधाराएं टकराएगी वहाँ सबसे अधिक मछली के मिलने की संभावनाएं हैं। फैक्ट है, समुद्र से दबाव की स्थिति के कारण एक विशेष खाद्य सामग्री जो मछलियों के लिए प्रयोग होती है, नेचर बाय नेचर, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगी जहाँ दो जलधाराएं ठंडी और गर्म मिल रही होगी। इस कारण से ये मछली के पकड़ने का आदर्श स्थान है। बता दिया मैंने आपको क्यों। फैक्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। या तो कोई कन्फ्यूजन है? एक्सेप्टेड सवाल मैंने सारे कर लिए। लैंडलॉक मैंने बात कर ली। एक सवाल एक्सेप्टेड मेरे सामने है, एक है लैटिन अमेरिका। आपसे पूछा जाता है कि लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं। कल मैंने बताया था जाते जाते लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, नहीं। इसके ऊपर कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर क्या है? कल परसों मैंने पढ़ा, मैंने कहा था जाके ना वीडियो को देख लेना। वेरी गुड। 49th स्टेट ऑफ अमेरिका, अलास्का। अलास्का के नीचे क्या है? यूरेनियम का बड़ा उत्पादक, सरदारों का देश कनाडा। कनाडा के नीचे क्या है? अमेरिका, यूएसए से हम अमेरिका कहते हैं नॉर्मल बातचीत में। बस उससे नीचे आ जाओ आप, मैक्सिको है। तो अमेरिका से नीचे नीचे का जितना क्षेत्र है यहाँ तक का, इस सारे को लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। बिहाफ ऑफ लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। यहाँ पहुँचने वाले लोग, ये जो है मोस्टली लोग जो थे बाहर से आकर यहाँ बसे थे, इनकी लैंग्वेज लैटिन थी, और उस लैटिन लैंग्वेज के आधार पर इस नीचे वाले हिस्से को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। बोलो, ठीक है। एक मैंने एक्सेप्टेड सवाल बात कर ली पनामा लैंड की, ठीक है। और मैंने क्या बात कर ली, एक बहुत बढ़िया सवाल है जो छूट गया आज, पर मैं अभी मार्क कर रहा सवालों को, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वे देख रहा आपके सामने ही। सवाल है फजेंडा। फजेंडा क्या है, ठीक है। हाँ, आप जो सोच रही हो वो घास ही है एक किस्म की, पर वो घास कॉफ़ी देती है, ठीक है। जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें फजेंडा कहते हैं, कॉफ़ी के बागान को। एक्सेप्टेड सवाल है, हो सकता हो मैंने ना बताया हो, इधर का मैटर मिटा दूं। जो एक्सेप्टेड सवाल अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो उसे मैं इधर लिख दूंगा। मैंने आपको बताया फजेंडा, ये है कॉफ़ी के बागान। एग्जैक्ट बात यह है कि जो कॉफ़ी का एक पेड़ है वो लगभग 9 मीटर ऊंचाई तक का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 9 मीटर ऊंचा पेड़ है और कॉफ़ी उत्पादन करना है, उस पर काम करना है और बाग है, तो वहाँ काम करने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए वे इसे काट छाट कर इन बागों की ऊंचाई 3 मीटर तक रखते हैं बस, ठीक है। क्लियर हो गया? जो कॉफ़ी के उत्पादन पर करने की प्रक्रिया है और इन बागों में, फजेंडा बागों में काम किया जाता है, वो एक निश्चित बागान क्षेत्र
कुछ निश्चित संख्या के लोगों को सौंप दिया जाता है और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस क्षेत्र में काम करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी सरकार योजना बना रही, ठीक है, एग्रीमेंट खेती की जो बात कर रही कि कुछ लोगों को कुछ खेती दे दी जा करेगी, उस पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ही होता है काम और निश्चित भूमि दी जाती है, उस निश्चित भूमि पर निश्चित लोग काम करते हैं और इन बागानों का नाम है फजेंडा। हो सके तो अपना सवाल खुद ही पूछे। ठीक है, मैंने यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान सारे बात कर ली। ठीक है, यहाँ कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं ये मैंने बात कर ली। कौन कौन सी लकड़ी यहाँ पाई जाती है ये मैंने आपसे बात कर ली। यहाँ की हाईलैंड लोलैंड की मैंने बात कर ली। ठीक है, हाँ हाँ, ये मैंने आपको बताया। आपका रेगिस्तान आटाकाम मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब रेगिस्तानी तो है। ठीक है, जो जिसका उसका उसी से पूछूंगा उस, हाँ बता दूंगा, और जिसका जो सवाल है उसी से पूछूंगा। कोशिश करो कि पड़ोसी से डिस्कस करने अच्छा है मुझसे पूछो। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से मेरे कुछ छोटा तो नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ एक उस पाल्टा दर्रा है, ध्यान दीजिए। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? एंडीज पर्वत श्रेणी में यहाँ एक दर्रा है, दर्रे का नाम है उस पाल्टा। ये इंपोर्टेंट है, उस पाल्टा दर्रा। ठीक है, और यहाँ से कुछ कोई ऐसा क्वेश्चन जो हो ना छोटा हो। ये अर्जेंटीना और दूसरी तरफ चिली है, इन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, उसके अलावा इनके नाम अगर आप जानना चाहते हो तो ये है सेंटोस पोर्ट, ये है ये वाला, सॉरी ये है सेंटोस पोर्ट। ये जो जगह है जहाँ कॉफी उत्पादन हो रहा है ये है साओ पोलो, साओ पोलो, और जहाँ से सप्लाई हो रही है सेंटोस पोर्ट, सेंटोस पोर्ट। ठीक है, ये भी अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। हाँ, आप और क्या था आपका? और कोई चीज़ छूटी आपकी? हाँ, एक चीज़ और छूटी होगी इसमें से, चुक्की माता स्टेट। ठीक है, सुना नाम? चुक्की माता स्टेट सुना नहीं? चुक्की माता स्टेट यहाँ पड़ता है। ठीक है, ये ताम्र उत्पादन के लिए जाना जाता है, ताम्र उत्पादन, तांबे के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए नाम है चुक्की माता स्टेट। ठीक है, अब आप सवाल पूछो, किसी का डाउट था, कोई पूछ रहा था, क्या था? ये एक द्वीप है, छोटा द्वीप, छोटा द्वीप है। ठीक है, एग्जैक्टली नाम इसका क्या है मुझे भी याद नहीं आ रहा फिलहाल क्या है। ओजेस डेल सालाडो, नोट करो, ओजेस डेल सालाडो। इस महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, और क्या ऊंचा भी, ऊंचा भी, ओजेस डेल सालाडो। ठीक है, नोट करो इसकी ऊंचाई भी अगर आप नोट करना चाहते हो, 7,084 मीटर। नोट कर लो और बताओ, और कोई डाउट हो तो? हैं इस महाद्वीप का? ठीक है, बस चल रही थी, मैंने पूरी दुनिया का तो नहीं कहा, मैंने इस महाद्वीप का कहा। अगर ऊंचाई नोट करना चाहते हो तो 7,084 मीटर है। बोलो, मेरी तरफ से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समाप्त। आपके डाउट कन्फ्यूजन मैंने लिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सबसे ऊंची राजधानी मैंने बताई आपको कहाँ है, यहाँ है, ऊंचाई है 6200 मीटर। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंची। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं? हाँ विशाल, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो आपने वीडियो ध्यान से देखा, मैंने उम्मीद करी, बस एक ही गड़बड़ है, भीड़ बहुत होगी।
ठीक है, पॉइंट्स इतने निकल के आए कि उनसे भीड़ होगी, तो पर मैंने साथ साथ डिस्कस करा, साथ साथ मैंने बोला, तो आपको ठीक ठीक समझ में आए होंगे। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।